हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग ईवीएस पेडागोजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सीखने के सिद्धांत होते हैं, सिखाने के सिद्धांत होते हैं, ये लगभग हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। और इन सिद्धांतों के ही आधार पर आप बहुत सारे अन्य क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि इन सिद्धांतों को ही नहीं आपको पढ़ना है, बल्कि इस पर आधारित कोई भी कैसा भी ईवीएस में क्वेश्चन आ जाए, आप उसको आसानी से इनकाउंटर कर सकें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। बहुत अच्छे से बने रहिए। अगर आज आपने सिद्धांतों को पढ़ लिया, फिर इसके बाद इनको पढ़ने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहला हमारा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। क्या होती है थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी? इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य, छोटी क्लास होगी, ठीक है, कम ही है इसमें सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। मतलब इस सिद्धांत में जो बच्चे होते हैं लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, अपने आप से कर करके सीखते हैं, करके सीखता है, तब उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है। वो तो बात सही है, जो भी काम हम अपने आप से करते सीखते हैं उस काम को जो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ावा देता है। इस सिद्धांत से शिक्षार्थियों में सीटी मतलब आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्षमता विकसित होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। शिक्षार्थी जितना ज़्यादा क्रियाकलापों में लिप्त रहेगा, मतलब बिजी रहेगा, उसका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष, हस्तपरक, डायरेक्ट एनसीएम में लिखा गया हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी इज हार्ट ऑफ लर्निंग, किसमें कहा गया? एनसीएफ 2005 में कहा गया, और उसमें भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी। कुल मिला के जो काम हम अपने हाथ से कर कर सीखते हैं वो काम हमारे लिए ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा परमानेंट होता है, वो हमारा सीखना मीनिंगफुल होता है। फोर्थ, इससे अधिगम सक्रिय व सार्थक होता है। ठीक है, एक्टिव और मीनिंगफुल होता है। इससे शिक्षार्थियों में स्वयं सीखने, स्वाध्याय और अवलोकन कौशलों का विकास होता है। अतः पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए पर्यावरण की कक्षा? गतिविधि आधारित, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। तो आपने क्रियाशीलता का सिद्धांत तो भी पढ़ा है, ठीक है, इसके साथ में आपने क्या क्या सीख लिया? करके सीखने के सिद्धांत, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी क्या होती है, और जो हमारी पर्यावरण की कक्षा हो उसको कैसे आपको रखना है, उसको एक्टिविटी बेस्ड आपको रखना है। तो यही था हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। मतलब जो बच्चे हैं वो तभी सीखेंगे जब बच्चे क्रिया सीख रहे हैं, जब बच्चे कैसे हैं? एक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? ज्ञान के सृजनकर्ता होते हैं। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ये किसने बात की गई है? जीन पियाजे जी ने की है। सेकंड देखते हैं रुचि का सिद्धांत। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। रुचि वो नहीं है जो आपके साथ पढ़ती थी, ठीक है। रुचि का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। इस सिद्धांत का मतलब है हम वो काम अच्छे से करते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसमें हमारा मन लगता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना। अतः पर्यावरण विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी उसमें क्या लें? रुचि लें, इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो हमको रुचि डेवलप करनी है। देखिए, रुचि को डेवलप करने ही के लिए ही जो हमारी प्राइमरी क्लासेस होती हैं, इनमें जो बुक्स होती हैं उनमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, पहेलियाँ होती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों का इनमें मन लगता है, बच्चों को अच्छी लगती हैं और इससे बच्चे सीख पाए। तो पर्यावरण अध्ययन में शामिल करने का उद्देश्य भी विषय वस्तु को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना। इसलिए ये इनको रखा जाता है। कहानी है, कविताएं हैं, पहेलियाँ हैं, ठीक है, उनमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास हो। अगर आपने कोई कहानी, इमेजिनरी कहानी सुनाई तो उससे क्या बच्चे में कल्पनाशीलता आएगी, ठीक है, और
जो क्रिएटिविटी होगी उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास होगा, क्योंकि कल्पनाशीलता से ही जुड़ा हुआ है हमारे सृजनशीलता का विकास। क्रिएटिविटी इसे कहते हैं रुचि का सिद्धांत। प्रेरणा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का हो या प्रेरणा का थ्योरी या मोटिवेशन। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी आपको बताते चलता हूँ साथ साथ। अब मोटिवेशन, अब भाई जिस काम को करने के लिए हम मोटिवेट हो गए, ऊपर वाला क्या था, रुचि, पहले रुचि हो फिर मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट हैं तो आपको कितना भी कोई रोके आप कर डालेंगे। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे को इस बार सीटेट को उखाड़ फेंकना है, निकालना है, चाहे जैसे भी हो, ठीक है, चाहे मुझे कितनी भी पढ़ाई करने पड़े, तो आप कर जाएंगे क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं। किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र जो मेन पॉइंट है, इसीलिए इसको जो उत्तेजना कहा जाता है, मोटिवेशन को एक्साइटमेंट कहा जाता है। वुडवर्थ ने कहा है कि जो मोटिवेशन होता है वो एक्साइटमेंट होता है। अभिप्रेरणा वह सिद्धांत है जो शिक्षण को लक्ष्य निर्देशित करता है, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया को गोल डायरेक्टेड करता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है, ठीक है, इंटरनल फोर्स प्रदान करती है। जो मैं आपको बता दूं पर्सनल, इस समय रात के 2:30 बजे हुए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कोई पैसा थोड़ी ना दे रहा है, ना कोई कुछ कर, मैं इंटरनल मोटिवेटेड हूँ कि मुझे पढ़ाना है, मुझे कराना है। ठीक है, सीटेट की बच्चों को तैयारी करानी है, तो मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ काम। वैसे भी रात के 2:30 बजे सोते हैं सभी लोग कि वीडियो बनाएंगे, तो क्या है, जो मोटिवेशन है मेरा। तो इसी प्रकार से आपका मोटिवेशन अपने काम के प्रति होना चाहिए, जिससे वह निरंतर क्रियाशील बने रहे, उनमें अधिगम के प्रति रुचि, नैतिक चारित्रिक संस्कृति का विकास होता है, इससे जब वो मोटिवेटेड होते हैं। नियोजन का सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत के अंदर शिक्षण को एक थ्योरी या प्लानिंग, प्लान करना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यदि आपको सीटेट क्रैक करना है तो इसके लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, प्लानिंग नहीं की तो भटक जाते हैं, तो प्लानिंग भी हमें अधिगम के लिए करनी चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखना होता है। अब मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मुझे बच्चों की एज, ग्रेड, एबिलिटी सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप 4th सेकेंड क्लास के बच्चे को 10th की चीज़ थोड़ी ना पढ़ाने लगेंगे, तो इसको मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों की क्या अभी बच्चे हमारे मैच्योर हैं उस चीज़ को सीखने के लिए कि वो नहीं है। इसे कहते हैं थ्योरी या प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। आगे है हमारा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अब हमारे उद्देश्य निश्चित होने चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। गोल डायरेक्टेड लर्निंग, इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित अधिगम, गोल डायरेक्टेड लर्निंग कराया जाता है। ठीक है, करते हैं। जब शिक्षार्थी को पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। अब आपको खूब अच्छे से पता है, आप ईवीएस की जो क्लास की देख रहे हैं बेटे, ये सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको जो 7 जुलाई को पेपर है सीटेट का, उसमें ईवीएस आने वाली है 30 नंबर की, 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर का कंटेंट रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आप 15 नंबर को करने के लिए, ठीक है, 15 आउट ऑफ 15 लाने के लिए इसको पढ़ रहे हैं क्लास को बैठे बैठे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर गोल क्लियर है, इसीलिए आप मोटिवेटेड है, इंटरेस्टेड है और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। आगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, जल्दी से रिकॉल कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द किसने दिया था? जॉन गाल्टन। रिवीजन कर लीजिए, गाल्टन। कब दिया था? 1869, 1869 में दिया था, 1869। इनकी बुक का नाम क्या था? हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस।
जॉन गाल्टन थे सबसे पहले जिन्होंने व्यक्ति भिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति भिन्नता शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया था सबसे पहले, तो जॉन गाल्टन ने किया था। कब किया था? 1869 में किया था। इनकी बुक थी हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस। व्यक्ति भिन्नता क्या है कि कोई भी संसार में दो लोग बिल्कुल सेम आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। अगर उनका फिजिकल डेवलपमेंट समान है तो सोशल डेवलपमेंट अलग होगा। सोशल डेवलपमेंट सेम है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलग होगा, स्किन का कलर अलग होगा। कुल मिला के बिल्कुल सेम नहीं, जीरोक्स नहीं हो सकते, फोटो कॉपी नहीं हो सकते हैं दो लोग की, एक की फोटो कॉपी दूसरी। ठीक है, ये इसका मतलब। पढ़ते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और स्तर एक जैसा नहीं होता है। उनकी सीखने की क्षमता को जन्मजात तथा वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हेरिडिटी एंड जेनेसिस, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा? हम कौन हैं? आप लोग कौन हैं? ऐसे एक इक्वेशन भी बनाई है। ठीक है, जैसे हमारी जो लाइफ है, हम कौन हैं? हम हैं BH मल्टीप्लाई E है। इसका मतलब हेरिडिटी जो हमें गुण माता पिता से मिले हैं, E फॉर इन्वायरमेंट जो हम अपने वातावरण से सीखते हैं। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम प्रोडक्ट ऑफ माई हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मैं अपने माता पिता और अपने पर्यावरण की, वातावरण की क्या हूँ? उपज हूँ। जो भी आपकी इसमें पर्सनालिटी है, जो हम लोगों की पर्सनालिटी है, भाई वो हेरिडिटी से एक तो मिली है मम्मी पापा से, अपने एंसेस्टर से, और दूसरी हमारे इन्वायरमेंट से मिली है। वातावरण कारक प्रभावित करते हैं। कोई शिक्षार्थी रटकर सीख लेता है तो कोई हस्तपर हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा करके सीखता है। मतलब सभी विद्यार्थी होते हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत देर में सीखता है, कोई रट कर जल्दी सीखता है, रूट लर्निंग ज़्यादा करता है, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है, अपने आप से कर करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखता है। तो सभी का सीखने का सिद्धांत अलग अलग है, क्योंकि उन बच्चों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आवृत्ति का सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। अधिगम के स्थायी सार्थक बनाने में सिद्धांत का अति महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है, उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। अब शायद ये बताइए, आज आपने जो सिद्धांत पढ़ लिए हमारे साथ, अब बिल्कुल इनको कभी पढ़ना ही मत, चिल्ल मार के सो गए कि कभी सिद्धांत भी हमने पढ़े थे, ना तो इनका कभी आपने रिवीजन किया। तो ये क्या आपको इतनी अच्छी तरह से याद रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो आपको क्या करना? इनको रिपीट करना है टाइम टू टाइम। आज आपने पढ़ लिया है तो लगभग 8 दिन बाद फिर इनका रिवीजन कर लिया जल्दी से कि अच्छा भाई मैंने सिद्धांत पढ़े थे, EVS में लाइए, इनको जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसे कहते हैं किसी चीज़ को आप जितना रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को क्या बनाती है? परफेक्टनेस लाती है। यह है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। लास्ट, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक का मतलब होता है डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक, कुछ भी कहो। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो, शिक्षार्थी समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे के विचार विमर्श कर सकें, इस तरह की भावना का विकास हो। लोकतांत्रिक का मतलब होता है सभी को समान अधिकार हो, सभी लोग मिलजुल कर चलें, कोई किसी से भेदभाव ना करे, कोई अनटचेबिलिटी ना हो। ठीक है, सभी एक दूसरे को टॉलरेट करें। कुल मिला के सामाजिक एकता की बात की जाती है इसमें, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों में। ठीक है, तो हाँ अच्छा ठीक है, क्लास इतनी ही बड़ी थी तो इतने सिद्धांत हैं, जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, आप अपने माइंड में डालिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैंने कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। सेकेंड, रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद प्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।
इसके बाद नियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लानिंग, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड एम्स, आगे व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दिया करें, जिससे और लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दिया करें। इसी प्रकार से जुड़े रहें, हम लोग इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए हिंदी की 50 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट करवाए हैं पेडागोजी के। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो देख लें जाके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 50-50 करके हम इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं EVS की। बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।